पिछली लड़ाई हुई थी तब भी तुमने तलाक की बात की थी। तुमने तो कहा कि तुम्हारे लिए ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन फिर अचानक से कुछ दिनों बाद तुम्हारा मन बदलने लगा। किसी ने दबाव डाला या फिर क्या बात है? बताओ मुझे। मैं कुछ पूछ रहा हूं, बताओ क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? इस वक्त तुम्हें लगता है कि मैं जाना चाहती हूं। मुझे नहीं जाना है। एक्चुअली हम तीनों इतने अच्छे दोस्त बन गए, ज्यादा समय से नहीं, पर पता नहीं क्यों इस बार किसी की कमी का एहसास हो रहा है, किसी के जाने का दुख। तुमने इस बात को मना किया, मतलब तुम्हें अभी भी इंसानियत बची है। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारे लिए एक जानवर से इंसान बन गया। मैं तुमसे बात कर सकती हूँ दोस्त होने के नाते, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, मानोगे? वैसे ज्यादा नहीं है, पर जो लोग तुम्हारे साथ रोज उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो भी तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो सच्चा दोस्त हर कोई नहीं बन सकता। हाँ, मैं भी आजकल यही सोचता रहता हूं। जब हम तीनों मिले तो अचानक से बहुत करीबी दोस्त बन गए, बहुत ज्यादा करीबी, एकदम जिगरी दोस्त। और तुम्हें पता है हम तीनों के एक्सपीरियंस भी सिमिलर हैं, और इसके अलावा हम तीनों का टेस्ट वो भी कॉमन है। जब हम पहली बार मिले थे ना, तब मुझे उनमें एक सच्चा दोस्त नजर आ रहा था। हम अपने घर की पर्सनल बातें हमेशा दोस्तों से शेयर करते हैं, लेकिन सिर्फ करीबी। और इसीलिए अब तुम तीनों एक दूसरे को परेशान करना बंद करो। बाय जियोंग, मुझे पता है तुम रूडली बोलते हो, लेकिन क्या तुम अपने दोस्तों से प्यार से बात नहीं कर सकते? और क्या ये इतना मुश्किल है? नहीं ना? सुनो, यांग से जाकर ये कहो कि ये चौथी डिश बदल दे। हाँ, थोड़ा चेंजेस करें। हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है जी सर। हुआंग, सब बढ़िया? हाँ। हुआंग, क्यों ना हम सब कुछ भुलाकर बात करें? मुझे तुमसे बात करनी होगी। बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों यार? देखो, हमारी कोई खानदानी दुश्मनी तो है नहीं। हाँ, दोस्तों के बीच की बात थी तो मैं आ गया। तो क्या अब हम फिर से दोस्त बन चुके हैं? तुम भी ना, कैसा जानवरों जैसा मुंह बना रखा है। चलो भी यार, अब दिखावा करना बंद करो। और अगर तुम्हें सच में इतना गुस्सा आ रहा है तो हम दोनों के पास तलवारें हैं, चलो मैदान में उतरें। हटो यहां से। तुम मेरी बेइज्जती करोगे। मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा, समझ गए? थोड़ा तो अच्छे से बोलो यार, मजाक कर रहा था। और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम आज भी मुझे मारोगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें सच में मारूंगा। हुआंग, मेरी बात सुनो तुम। अगर मुझे लड़ना ही होता तो मैं यहां नहीं आता। अब बस भी करो, चलो खाना खाने चलते हैं। कपड़े बदलो और शक्ल ठीक करो। क्या बकवास है ये? मैंने कहा निकलो यहां से। सुनो हुआंग, क्या मिलेगा तुम्हें अपने जूनियर्स के सामने तमाशा करके? बोलो जरा। सुनो,
अब ये बेवकूफ़ी बंद करो और जाकर अपनी शक्ल सुधारो। बैठ के बात करेंगे। तुम लोग क्या देख रहे हो? काम करो। अरे रे बेचारा बाईजियोंग, आज उसका 40वां जन्मदिन है और तुमने उसे डांट दिया। मुझे लगता है अब तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। और वैसे भी उसने अपनी गलती मान ली है ना। मेरे हिसाब से तो वो एक बहुत बेहुदा इंसान है। क्या बात करूं मैं उससे? मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। ऐसा नहीं है, ये उसके कैरेक्टर से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। और ये शैतान वैतान क्या बोल रहे हो? देखो अब तुम उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो। अब बस करो ये। तुम लोग बैठकर बातें क्यों नहीं करते हो? आखिरकार तुम दोस्त हो। हम कभी दोस्त थे, अब नहीं है। चलो तुम कुछ भी बोल रहे हो बिना मतलब के। बात सुनो, अभी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए देर नहीं हुई। लगता है वो आ गया। और वो लेट भी है। देखो तो कैसे आ रहा है। वो गधा है एक नंबर का। पता नहीं क्यों उसे देखते ही मेरा खून खौल उठता है। आ रहा है इडियट। हाँ ठीक है, तो अभी शांत हो जाओ। ये क्या है बाईजियोंग? तुम आज भी लेट आए हो। तुम्हें पता है ना हम क्यों मिल रहे हैं? तुम चाहो तो पता कर लो कितना ट्रैफिक था आज। 3 कारें जाम लगा के फंसी थी। मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ। ठीक है, कुछ देर के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब बैठ भी जाओ। अब तुम मुझे क्यों देख रहे हो? सीधे बैठो, वो उधर है, वहां देखो। कैसे हो? देखा देखा, मैंने इन दोनों से बात की पर इन्होंने जवाब तक नहीं दिया। देखो तो दोनों कैसे मुंह फुला के बैठे हैं। कितने अजीब हैं यार ये दोनों। कैसा एटीट्यूड है ये। अगर इन्हें बात नहीं करनी तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी बात नहीं करूंगा। ये क्या कर रहे हो बाईजियोंग? किस बात का इतना घमंड? तुम्हें जाना है, बहुत बढ़िया, लेकिन जानते हो ना मैं सब छोड़कर तुम्हारे लिए आई हूं। कौन घमंड दिखा रहा है? दिख नहीं रहा तुम्हें? ये दोनों मुझे घमंड दिखा रहे हैं, समझ आया? शांत रहो। मेरे लिए खड़े हो जाओ। लाओ हुआंग, खड़े हो जाओ। सुना नहीं तुमने? लाओ हुआंग, मैं तुमसे कह रही हूं। ओल्ड येलो, और अब मेरा क्या? क्या मैं फुटबॉल के मैदान की रेफरी हूं जो खड़ी रहूं? बाईजियोंग, लाओलान और हुआंग, तुम हैंडशेक करो और माफी मांगो। जल्दी ओल्ड येलो। मैं बस 2 सेकंड इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारा नाटक बंद नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा यहां से और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अब एक दूसरे को सॉरी बोलो। सॉरी बोलो। माफ कर दो मुझे। मुझे भी।
और मुझे भी। ठीक है, अब मेरा काम पूरा हुआ। अब तुम आपस में बात करो। और हाँ, अपनी ही बात करना, मेरी नहीं। पहले बाई जियोंग से बात करो, उसके बाद मैंने शाओ को भी बुलाया है, और उसके बाद तुम्हारा ये रेफरी हाजिर है तुम्हारे साथ बातें करने के लिए, ठीक है? अपनी ड्रिंक खुद ही ले लेना। मुझे कुछ कहना है। अब हम सब एक साथ बैठे हैं तो एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं। अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी प्रॉब्लम है वो एक दूसरे से बात करके सुलझाने की कोशिश करो, झगड़ा किए बिना। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब से कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे किसी को बुरा लगे। मैं भी वादा करता हूं कि गुस्सा नहीं करूंगा। पहले मेरी बात सुनो। कल मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को सिंक किया तो 585 निकले, और ये 500 लोग मेरी लाइफ में हैं, किसी रिश्ते से जुड़े हैं। हर कोई हमें जानता है, पर ज्यादा नहीं। कोई भी हमें अच्छे से नहीं जानता। सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो अच्छे से जानते हैं मुझे, जैसे कि तुम लोग। उस समय जब तीनों कांटेक्ट में नहीं थे, मैं बस काम करता था और बोर हो जाता था। वही कैलकुलेटर, वही कैलकुलेशन। एक्चुअली यही लाइफ है। छोटे से बड़ा, जन्म से मौत तक, जो भी हमारे सामने से, हमारी आंखों के सामने से गुजरता है, वो हमारी आंखों के रेटिना में हमेशा के लिए बस जाता है। क्या तुम याद कर सकते हो कोई ऐसा जिसे देखकर तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ हो? याद करने की कोशिश करो। सिर्फ 2000 लोग तुम्हारे इतने सारे जूनियर्स और कई 100 स्टूडेंट्स को मिलाकर आम आदमी तो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाएगा। और जरूरी नहीं जिसे आप जानते हो वो आपको भी जाने। तुम कहना चाहते हो कि तुम जितना सोचते हो तुम्हारे दोस्त उससे भी कम हैं? किस्मत और दोस्त हम ऐसे ही नहीं बने। तुम चाहे मानो या ना मानो, हम बहुत खुश नसीब हैं और हमें इसका शुक्रिया करना चाहिए। और हमें ये सारी बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। दरअसल तुम दोनों से झगड़ा होने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, और घर पर अकेला पड़े पड़े बोर हो रहा था। तो सोचा कि बाहर जाऊं, नए दोस्त बनाऊं, बातें करूं। बाद में एहसास हुआ कि मैंने ज्यादातर टाइम तो शॉमी और शाओ के साथ गुजारा है। यही दोनों मेरे नए दोस्त थे जो साथ थे। इसलिए हमारे दोस्त तो हर जगह हैं। ये सब बोलना शायद जरूरी नहीं था, पर मैंने इसे डीपली फील किया है। जरूरत के समय दोनों मेरे साथ रहे, दोनों ही। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये दोस्ती बनाए रखना, और मैं तहे दिल से तुम दोनों से माफी मांगता हूं। तुम दोनों मेरे दोस्त हो, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। आखिरी बार प्लीज मुझे माफ कर दो। बाय जियोंग, हैप्पी बर्थडे। क्या हैप्पी बर्थडे? जन्मदिन तो कल था और अकेला घर पर ही पक गया था मैं। तुम खुश नहीं हो क्या? हम तुम्हें खुश करते हैं। सब कुछ तैयार, तो हम सब जाएंगे एक पिकनिक पर। कैसा लगा आइडिया? मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे वापस रेफरी ने बुलाया है। अब तुम तीनों मिलकर मजे से रहना।
बात क्यों नहीं करती? मैं भी हर महीने उन्हें पैसे भेजती हूँ और परेशान हो जाती हूँ। उनके पति को पैसे देखकर खुशी होती है, मैं ज्यादा परेशान नहीं होती। तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? देखो तुम एक अच्छा काम कर रही हो। जरा सोचो, बुरा काम करती तो कैसा लगता? पुरानी कहावत है, खाली समय को घर का सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल करो। क्या खाना है, क्या पीना है। समझ गई। अब जब सब ठीक हो गया तो हम बीते हुए कल के बारे में बात नहीं करेंगे, उससे दुख होगा। हाँ बिल्कुल नहीं, कुछ अच्छी बातें करते हैं जिससे कोई भी डिप्रेस ना हो। ठीक है? ठीक है, तो फिर चलो ये बताओ कि हम फिर से जवान कैसे हो सकते हैं? मतलब क्या ट्राई करें अब हम? मैं इस बात पर तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन तुम बिल्कुल बुरा मत मानना। हाँ, मुझे लगता है कि बाल कलर करना जवान होने का बस एक ढोंग है। तो क्या तुम अपने आप के लिए ये सब रोक सकते हो? अरे यार जरा सोचो, खुद के लिए सोचो। क्या बाल डाई करना मतलब कुछ अजीब नहीं लगता क्या तुम्हें? मैं समझ गया, तुम कहना चाहते हो ये सब बेवकूफ़ी है ना? हाँ, सब बेकार की बातें हैं। मैं सोच रहा हूं कि ऐसे कठिन हालातों में ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कम से कम हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। सोफे पे बैठकर खाली सपने देखने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, समझे तुम लोग? जवानी का एक दौर होता है, जोश से भरा हुआ। जो भी करते हैं अच्छा लगता है, हमें कुछ सीखने को मिलता है। कम से कम हम ये समझ जाते हैं क्या नहीं करना है। इसे बदलाव कहते हैं। नहीं तो हमारी उम्र में आकर कुछ ना कर पाने का पछतावा ना हो। आने वाले कल में जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमें खुद से ही नफरत होगी कि हमने अपनी उन अपॉर्चुनिटीज़ को आखिर क्यों जाने दिया। आखिर में बस यही होगा। यही बात मेरे फादर ने मुझसे अपने आखिरी समय में कहा था। अब तुमने बुढ़ापे की बात की है तो बात खत्म होने से पहले क्यों ना हम कुछ नया ट्राई करें? जबरदस्ती नहीं, मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, हमें भी मजा आएगा। जब हमारा तलाक नहीं हुआ था तो मुझे बाइजियोंग की बहुत फिक्र थी। कहीं वो ज्यादा पी ना ले, परेशान ना हो या किसी से झगड़ा ना कर ले। जब पूरी रात घर ना आए तो ऐसा लगता था कि कहीं वो किसी दूसरी औरत के साथ तो नहीं है। जब आप रोज रोज ये सब देखते हैं तो आपको लगता है कि आपको आंखें खोलकर देखना चाहिए। आपके पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो टूट जाओ या तलाक ले लो। बाइजियोंग मेरा पहला प्यार है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। 10 साल की यादें सच में बहुत मुश्किल है उन यादों को भुला पाना। लोग जिंदगी से चले जाते हैं पर यादें रह जाती हैं। बहुत अकेलापन, कंफ्यूजन और खाली सा लगता है। वैसे तो मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है। मुझे उससे बदला लेना है या फिर से शादी करनी है। मुझे बस ये जानना है
कि आखिर हमारी शादी टूटी क्यों। तो अब तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो ना? तो अब सुनो, 2 साल पहले जो मिसकैरेज करवाया था और तुम्हें वहाँ के स्टाफ ने भी समझाया था कि इससे रिलेशनशिप में कड़वाहट आ सकती है, शायद यही वो वजह है। मैं सच में वो बच्चा चाहता था, पर वो नहीं चाहती थी। उसे लगता था मैं इमैच्योर हूं, सीरियस नहीं हूं, एक बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता मैं। उसी ने तो कहा था वो अभी मां बनने के लिए तैयार नहीं है, और उस एबॉर्शन के लिए उसने मुझे फोर्स किया और मैं मान गया। मैं ही बेवकूफ था जो उसकी बातों में आ गया। कैसा इत्तेफाक है। हाँ, वैसे इस तरह की जगहों पर ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे ही आते हैं, लेकिन तुम और मैं, हमारी उम्र के लोग भी आते हैं। मुझे लगता है परिवार और दोस्तों को छोड़कर ये जगह सुकून भरी है। हम अब जवान नहीं रहे, और देखा जाए तो हम दोनों के यहाँ आने का एक ही रीजन है, दुख और डिप्रेशन। वो तो है। पर शायद ये तो मर्दों का तरीका है ना सब कुछ भूलने का। ये काम करता है? पता नहीं, पर मैंने कोशिश तो बहुत की है। शायद कोई मर्द ही बता पाएगा। जब एक मर्द और औरत शादी करते हैं तो बहुत प्यार होता है, बहुत सारा प्यार होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। मेरा मतलब सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना? ये बारिश की बूंदे, बादल, चमकती बिजली, जिंदगी वैसी ही होती तो कितना अच्छा होता। जैसा कि तुमने कहा, शादी नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ तुम और ओल्ड ब्लू को मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम असलियत छिपाना चाहते थे और दिखावा करना चाहते थे एक अच्छी और प्यार भरी शादी का। जैसे ही तुम शादी के बंधन में बंध जाओ, तब तुम्हें अपनी स्लीव्स को फोल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि बर्तन साफ करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए कोई सोचने की बात नहीं है। यही सब जरूरी होता है। वैसे हम तीनों ही शादीशुदा हैं, और देखा जाए तो 100% फेलियर। हाँ, अगर खुश रहना है तो हमें बस लक पर डिपेंडेंट रहना होगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। देखो, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं सबकी होगी। इसे पेसिमिस्ट ही नहीं, अब नॉर्मल भी कहते हैं। अगर तुम्हें हर्ट हुआ तो तुम ऐसा सोचते हो कि दुनिया के सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाए। तुम ऐसा सोचते ही क्यों हो कि ये पूरी दुनिया, सारे परिवार, ये जमीन आसमान तुम्हारी तरह होपलेस हो जाए? क्या तुम अच्छे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते? जियांग शाओमी, तुम पूरे दिन में न जाने कितनी बार कंप्लेन करती हो, चिल्लाती हो और ताने मारती हो। जानती भी हो ये करना कितना गलत है। बाय जियांग, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सबसे समझदार हो, दूसरों से ज्यादा समझते हो। हाँ, पर असल में तुम ना सिर्फ एक बेवकूफ आदमी हो, एक घटिया आदमी। इतनी सी आंखें, हर वक्त गुस्सा, नाराजगी, और ऐसे दिखाते हो जैसे समझदार हो, दूसरों से अलग हो। एक ऐसा आदमी जो अपनी बीवी को तलाक देने के बाद भी उसकी जासूसी करता है। क्यों? है ना मजाकिया? ये बात इसे किसने बताई? बोलो। मैंने नहीं। किसने बताई इसे? मैंने बताया। क्यों शाओ, तुमने उसे ये बात? हाँ, क्यों? क्या हुआ बताया तो? तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बहुत उलझ गई है। मैं अब बहुत अकेली पड़ गई हूँ। जब मैं बाइजियोंग के साथ थी तो वो हमेशा मुझे दुख पहुंचाता था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।
जब दो लोग एक साथ होकर भी एक दूसरे को हर्ट करें, ऐसे में तो अकेलापन ही अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है, दोनों सिचुएशन में कौन सी वाली कंफर्टेबल है? मेरे हिसाब से डिपेंड करता है कि दोनों क्या चाहते हैं। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा जिंगिया, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो, शादी के बारे में कुछ भी गलत बोलना मतलब ऐसा ही है जैसे तुम्हें भूख लगी हो, तुमने बाहर जाकर मटन खाया, खाते वक्त तुमने बहुत तारीफें की और बाद में तुमने उन्हीं को ब्लेम करना शुरू किया। देखो, ये सारी बातें बेमतलब की है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये कैसी तुलना कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें अपनी पर्सनल बातें बताई क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो। हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, तुम बताओ मुझे, उस जिद्दी को कुछ भी पसंद नहीं, तो बताओ मैं क्या करूं? देखो, तुम हमेशा से ऐसा ही करते आए हो, हमेशा कंप्लेंट्स करते हो। अब तो मैं इन बातों को सुन के बोर हो गई हूँ, हमेशा वही बोलते हो। शायद तुम बहुत दयावान आदमी हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम एक घटिया और स्वार्थी आदमी हो। वाह, क्या बात है, ये तो जिंदगी की फिलॉसफी की बात कर दी। ये कौन है? मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ। हमें परेशान करना छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा, मैं तो परेशान करूंगा। चलो कहीं और चलते हैं। कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। ऐसे मत करो, अपने दोस्तों से मिलवाओगी नहीं? जल्दी बोलो। अच्छा है, तो आज तुम मुझे पूरे पैसे दे दो। मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। कितना झूठ बोलती है। क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं गुस्से में हूं और बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं यांग शॉमी को थोड़ा परेशान कर रहा हूं। बदतमीज, दोबारा ऐसा करने की हिम्मत मत करना। तुम बीच में मत बोलो। क्या परेशानी है? पागल इंसान, दिमाग खराब मत करो। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, चुपचाप यहां से निकल जाओ तुम। दिक्कत क्या है तुम्हारी? हाँ, ये उम्र तेरी लड़ाई झगड़ा करने की नहीं है। हाँ बेटा, तू तो अब व्हील चेयर पे ही जाएगा यहाँ से। मारो इसे। अरे क्या कर रहे हो? ये ले। मारो इन्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटाओ। भाईजियांग, देखो क्या हो गया। क्या हुआ? चलो, आराम से, संभल कर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ बैठ। हाँ, यहीं बैठ जाओ। कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो? कोई क्या हुआ प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें? कुछ ज्यादा लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगी तो नहीं? भाईजियांग, वो तुम लोग ठीक तो हो? हाँ हाँ, कहाँ गए वो लोग? हाँ, वो मेरा पति है। तुम्हें हमेशा से ये जानना था ना कि शाओमी शादीशुदा है या नहीं? हाँ, वो शादीशुदा है। वाह, ये तो नई बात पता चली है मुझे। पर वो दोनों पहले ही अलग हो चुके हैं। शाओमी को तलाक चाहिए, पर वो दे नहीं रहा। शादीशुदा औरत दिखावे की शादी से भागना चाहती है। ओल्ड ब्लू, तुम औरतों को जिन 4 शब्दों में डिफाइन करते थे, क्या मैं आज अपने पति को उन 4 शब्दों में डिफाइन करूं? सिर्फ खाना और पीना। वो तलाक देने के लिए तैयार है, पर उसे पैसे चाहिए, 3 मिलियन। इतने पैसे कहां से लाओगी? मैं अब परेशान हो गई हूं उससे।
लेकिन वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। कहता है मार दूंगा मैं तुम्हें। अब मेरी आंखें खुली। मैंने तो बस सुना था कि औरतें तलाक के वक्त बहुत आनाकानी करती हैं, पर इसे क्या हुआ? ये ऐसा क्यों कर रहा है? टैलेंट देखो दुनिया में, ऐसे भी बेशर्मी के एग्जाम्पल घूम रहे हैं। घिन आती है मुझे इनसे। शाओ, तुम हमें सेल्फिश और गिरा हुआ कह सकती हो, पर इस इंसान से हम बहुत पीछे हैं। मुझे माफ करना शौमी, जो तुम्हारे सामने ये कहा, पर उसे ये बोल देना। ठीक है। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं। वो आता है, परेशान करता है और चला जाता है। पिछले 1 साल से वही कर रहा है वो। कोई मदद चाहिए, पैसे से या कुछ भी, झिझकना मत, बोल देना। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूं। देखो, तुम मुझे परेशान कर सकते हो, लेकिन मेरे दोस्तों को नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे देखना है तुम आखिर किस किस के साथ हो। तुम इन जैसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। किसको देखना है? चलो निकलो यहां से, चुपचाप निकल जाओ। ये तुम्हारा घर है ना? काफी अच्छी जगह है वैसे। हाँ, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो या नहीं हो, मेरी पत्नी को पटाना हो तो काफी माल होना चाहिए। मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है ना? हाँ, अपनी बकवास बंद करो और चले जाओ यहां से, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। बुलाओ। मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूं, तुम पुलिस को क्या कहोगे? मैं बस यहां यही कहने आया हूं। शाओ में, या तो तुम मुझे पैसे दे दो या फिर मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहो। मेरे साथ खाओ पियो, मुझसे प्यार करो। ऐसे मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं शाओ में, हाँ, क्या तुम्हारे दोस्तों को पता है कि तुम यहां आने से पहले क्या क्या करती थी? तुम्हारा पास क्या है? क्या ये जानते हैं? या मैं कुछ हेल्प करूं तुम्हारे दोस्तों को बताने मुंह में? बंद करो, सब खत्म हो चुका है, अब निकलो यहाँ से, समझ गए? हाँ, शाओ, तुम अब भी वैसी ही हो। हाँ, तुम बिल्कुल नहीं बदली। फिर मिलता हूं तुमसे। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, उसे यहां का पता कैसे चला? किसने बताया होगा उसे यहां का पता? किसी ने नहीं बताया। शराब पीने और खाने के अलावा उसकी एक और आदत है, ट्रैकिंग। उसने जरूर मुझे ट्रैक किया होगा। मैं चाहकर भी उससे नहीं छिप सकती। तुम्हें बता रही हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। बताओ हमें, शायद हम तुम्हारी कुछ हेल्प कर सके। बताओ क्या बात है? तुम मेरे पास्ट के बारे में हमेशा जानना चाहते थे ना, मेरी हिस्ट्री कैसी है? मेरी हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और बाई ने तो मेरे टैटू पर भी सवाल किया था। और तुम सही भी हो, वो मेरी जिंदगी का एक अलग पहलू था। अगर मैं मेरी मां के शब्दों में बताऊं तो मैं एक बुरी लड़की थी। मुझे जेल हुई थी और मुझे ग्रेजुएशन से पहले स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे माँ बाप का तलाक हो गया था। मुझे उनसे नफरत हो गई थी क्योंकि मैं भूल नहीं पाई थी कि मुझे उनकी वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा था। मुझे बदला लेना था, तो मैं गलत लोगों के संगत में पड़ गई, उनके साथ शराब पीना, नशे करना,
झगड़े करना, टैटू बनवाना, सारे गैर कानूनी काम। हाँ, कई बार मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, पर उससे कुछ हासिल नहीं हो पाया। मैं ऐसी थी, और अब इसी वजह से तुम समझ जाओगे कि मुझे आजादी क्यों पसंद है। मेरे पापा मुझे मारते थे, माँ बेकार की सलाह देती थी। मैंने 6 साल इसी तरह काटे, और जब मैं 23 की नहीं हुई थी, अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई। एक रात वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। एक बाप अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठा था। वो मेरे पास आए, मुझे कहा, अगर मैं तुम्हारी मां को तलाक दूंगा तो तुम्हें तकलीफ होगी और तुम मुझसे नफरत करोगी। वो बहुत दर्द में थे, बहुत उदास थे। उन्होंने कहा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं अपनी गलतियों के लिए, पर तुम कामयाब बनो। बेटा, तुम सुधर जाओ और प्लीज अपने साथ ऐसा मत करो। अपनी जिंदगी खराब मत करो। पापा के मरने के बाद जो मेरा बॉयफ्रेंड था, उसे किसी ने मार दिया बिजनेस हथियाने के लिए। और अब मेरी जिंदगी में जो 2 आदमी सबसे करीबी थे, सबसे इंपॉर्टेंट थे, वो जा चुके थे, कोई नहीं था। और इस बात का मुझ पर बहुत बुरा असर पड़ा था। मुझे लगा मेरी आजादी बेईमानी है, धोखा है। और जिस दिन मेरी मां ने मुझे जेल से निकाला, मुझे याद है दोपहर का समय था, आसमान साफ था। मैं साफ साफ देख सकती थी अपने मां के चेहरे पर जो झुर्रियां थी उन्हें, उनके सफेद बालों को। इतनी कम उम्र में इतनी सारी झुर्रियां नहीं होती। मैं वापस घर आई, अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठ गई और मैंने मां के सामने कसम खाई कि मैं ठीक होना चाहती हूं। मैं उन्हें उनकी बेटी बनकर दिखाऊंगी। और वो लोग जो जेल में थे, उन्होंने कभी परेशान नहीं किया। और मैं उन लोगों से ऐसे ही मिलती थी जैसे तुमसे मिलती हूं। और उसी वक्त मैं एक आदमी से मिली, एक पोस्ट ग्रेजुएट, समझदार और सहनशील। वैन से बिपिन नाम है उसका। उसके और मेरे दोस्त बहुत अलग थे, और मुझे तब ऐसा लगा कि वो ही एक मेरी जिंदगी का प्यार है और सब कुछ है। हमारी शादी हुई। प्यार प्यार प्यार, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था, बस प्यार। सब कुछ परफेक्ट था। कोई परेशानी नहीं थी। और मुझे भी उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। हम दोनों की एक छोटी सी दुनिया थी। और ये सारी बातें मेरे लिए सब कुछ थी। शादी के बाद, शाओमी का पास जानने के बाद, वो आदमी उस पर शक करने लगा, उसकी बेइज्जती करने लगा और टॉर्चर भी। वो दिखने में जितना अच्छा है, अंदर से उतना ही सेल्फिश,
बेहुदा और घटिया इंसान है वो, बहुत बुरा इंसान, दुनिया का सबसे घटिया आदमी।